लास्ट एपिसोड में हमने देखा था हानशेन ने इविल मंत्रा प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया था क्योंकि उसे अपने पास एक डिस्ट्रक्टिव फोर्स चाहिए थी एंड वो उसे इविल मंत्रा की प्रैक्टिस से मिल सकती थी। 6 महीने में वो इविल मंत्रा की फर्स्ट स्टेज पर भी पहुंच गया था। फर्स्ट स्टेज पर पहुंचने की वजह से उसकी डिस्ट्रक्टिव फोर्स इतनी ज़्यादा पावरफुल हो गई थी कि अब वो एक म्यूटेंट रैंक के वेपन से बहुत ही ईजिली एक स्केलेटल रैंक के बीस्ट को मार सकता था एंड ये काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात थी। इस दौरान सफ़र करते करते वो स्टील आर्मर बेस भी पहुंच गया था एंड अभी के लिए उसने डिसाइड किया था कि वो सीधा जाकर स्पेशल टीम के मेंबर से मिलेगा जिनसे वो पिछले 1 साल से या 1.5 साल से नहीं मिला था। अब आगे हानशेन अपने कमरे से सीधा स्पेशल टीम के बेस पर आ जाता है। हानशेन को इतनी देर बाद देखकर सभी लोग शॉक हो गए थे, बट उसे वापस लौटा देख सभी लोग खुश भी थे। सभी उसे बताते हैं कि पिछले 1-1.5 साल से जब वो गायब था तब सभी ने ये मान लिया था कि वो मर चुका है। यहाँ तक कि स्पेशल टीम के ऑफिशियल्स ने तक मान लिया था कि तुम मर चुके हो एंड इस वजह से उन्होंने यांगली को स्पेशल टीम का अगला कैप्टन बनाने का ऑफर दिया था, लेकिन यांगली ने उस ऑफर को तुरंत रिजेक्ट कर दिया था, ये कहकर कि तुम कभी भी मर नहीं सकते हो एंड एक दिन ज़रूर जिंदा लौटोगे। साथ ही साथ वो अभी के लिए स्पेशल टीम की कैप्टन बनने के लायक नहीं है। ये बात सुनकर तो हानशेन भी शॉक हो गया था। उसे नहीं लगा था कि यांगली के मन में उसके लिए इतनी ज़्यादा रिस्पेक्ट आ गई होगी। खैर, अब वो सीधा जाकर यांगली से मिलता है एंड उसे थैंक यू बोलने की कोशिश करता है, बट यांगली उसे थैंक यू बोलने का मौका देती ही नहीं है। वो लोग कुछ बातें करते हैं। इस दौरान हानशेन को पता चलता है कि पिछले 1-1.5 साल में स्पेशल टीम में क्या क्या हुआ है। स्पेशल टीम में बहुत सी चीज़ें हुई थी, पर अच्छी बात ये थी कि कोई गड़बड़ नहीं हुई थी। इस वजह से हानशेन अभी के लिए रिलैक्स कर सकता था। हानशेन वहाँ से दोबारा अपने कमरे में लौट आता है। अभी के लिए वो अपने ख्यालों में गुम था कि आखिर वो किस तरह एक सुपर बीस्ट को मार सकता है, पर तभी अचानक से उसे कमरे से एक आवाज़ आती है जैसे कि कोई किसी पिंजरे से लगातार टकरा रहा हो। हानशेन उस आवाज़ को सुनकर शॉक हो जाता है एंड जल्दी से उस डायरेक्शन में भागता है। कुछ ही पलों में वो अपने कमरे में मौजूद पिंजरे के सामने था। उस पिंजरे के अंदर अभी के लिए एक बीस्ट कैद था जिसे हानशेन ने आज से 1-1.5 साल पहले वो क्रिस्टल खिलाया था, लेकिन वो बीस्ट अभी के लिए देखने में काफ़ी अजीब लग रहा था। हानशेन ज़्यादा नहीं सोचता है एंड उस बीस्ट को मार देता है। उस बीस्ट के मरते ही हानशेन की पावर स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आता है, आपने सुपर बीस्ट लिटिल बीस्ट को मारा है, आपको इसकी बीस्ट सोल हासिल नहीं हुई है। 0 से 10 सुपर जीन पॉइंट्स हासिल करने के लिए आप इसके लाइफ एसेंस को कंज्यूम कर सकते हैं। ये सुनकर हानशेन शॉक हो गया था। वो शॉक के साथ कहता है, सुपर बीस्ट? क्या इस क्रिस्टल ने इस नॉर्मल से बीस्ट को सुपर बीस्ट बना दिया था? क्या इस क्रिस्टल के पास ये काबिलियत भी है? अभी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड लग रहा था। उसे पता नहीं था कि वो किस तरह एक सुपर बीस्ट को मार सकता है, लेकिन अभी के लिए उसे ये पता चल रहा था कि ये क्रिस्टल एक नॉर्मल बीस्ट को सुपर बीस्ट में बदल सकता है। ऐसे में हानशेन को फ्यूचर में सुपर बीस्ट की तलाश में ज़्यादा मुश्किल नहीं आने वाली थी, क्योंकि अब एक क्रिस्टल खिलाकर वो अपना खुद का एक सुपर बीस्ट बना सकता था। बस दिक्कत की बात ये थी कि उस सुपर बीस्ट को बनने में लगभग 1-1.5 साल लगते थे एंड हानशेन के पास उतना ज़्यादा टाइम नहीं था। इधर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल में हमें अभी के लिए जिया नाम के एक बंदे को दिखाया जाता है जो हैंड ऑफ गॉड गेम खेल रहा था। कुछ ही पलों में वो हैंड ऑफ गॉड में हैंड ऑफ गॉड के प्रेसिडेंट को 20 पॉइंट से हरा देता है। इस पर उसका दोस्त उसे कॉन्ग्रेचुलेट करता है। ये सच में काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात थी, क्योंकि हानशेन के बाद पूरी ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल तो छोड़ो, पूरी कंट्री में ऐसा कोई नहीं आया था कि जो ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल के प्रेसिडेंट को 20 पॉइंट से हरा सके। अभी के लिए सभी लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। तभी उसका एक साथी उसके पास आता है एंड उसे बताता है, जिया क्या तुम्हें पता है हानशेन लौट आया है। ये सुनते ही जिया तेज़ी से हानशेन की तलाश में भागने लगता है। इधर हमें हानशेन को दिखाया जाता है जो अभी के लिए स्टील आर्मर बेस में घूम रहा था। वो अभी के लिए यही सोच रहा था कि आखिर वो किस तरह अपने सुपर जीन पॉइंट्स कंप्लीट कर सकता है। उस लिटिल बीस्ट के लाइफ जीन एसेंस को कंज्यूम करने के बाद हानशेन को
लगभग 9 और जीन पॉइंट्स मिले थे एंड अब उसके पास टोटल 19 सुपर जीन पॉइंट्स आ गए थे। बट दिक्कत की बात ये थी कि वो क्रिस्टल एक नॉर्मल बीस्ट को सुपर बीस्ट में बदलने में लगभग 1-1.5 साल लेता था। ऐसे में हानशेन को उसमें बहुत ज़्यादा समय लगने वाला था। अगर वो उस क्रिस्टल के भरोसे बैठता तो उसे अपने सुपर जीन पॉइंट्स कंप्लीट करने में 8 से 10 साल लग जाते एंड हानशेन के पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं था। अभी वो अपने इन्हीं ख्यालों में गुम था, तभी पीछे से आवाज़ आती है, हानशेन रुको। हानशेन पीछे मुड़कर देखता है, वहाँ पर अभी के लिए एक लड़का खड़ा था। हानशेन कहता है, आखिर तुम कौन हो? इस पर वो लड़का कहता है, मेरा नाम जिंग जिया है, मैं फर्स्ट ईयर का एक स्टूडेंट हूँ। क्या तुम मेरे साथ एक आर्चरी मैच खेलना चाहोगे? मैं तुमसे आर्चरी में बहुत कुछ सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगे? इधर जो कोई भी जिया की बात सुनता है वो आपस में बातें करने लगता है। क्या जिया अब हानशेन को चैलेंज कर रहा है? तो इस पर दूसरा कहता है, हाँ लगता तो ऐसा ही है। मैंने सुना है कि जिया ने वॉर मशीन डिपार्टमेंट, हैंड ऑफ गॉड डिपार्टमेंट एंड आर्चरी डिपार्टमेंट के सभी बेस्ट स्टूडेंट को हराया है। यहाँ तक कि उसने इनके प्रेसिडेंट तक को हरा दिया है एंड शायद वो हानशेन को भी हराना चाहता है। अभी के लिए ये सब लोग यहाँ बातें कर रहे थे, वहीं हानशेन अचानक से इस चैलेंज से शॉक हो गया था। वो थोड़ा सोचकर कहता है, देखो भाई, अभी के लिए मेरे पास इन चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, लेकिन हाँ, अगर मुझे फ्यूचर में टाइम मिलेगा तो मैं तुम्हें ज़रूर सिखाऊंगा। ये कहकर हानशेन वहाँ से जाने लगता है। उसने जिया को सीरियसली नहीं लिया था, लेकिन हानशेन को वहाँ से जाता देख जिया उसे रोकता है एंड कहता है, जीवू मेरा बड़ा भाई है एंड मैं उसका छोटा भाई हूँ। जीवू का नाम सुनकर हानशेन याद करने लगता है कि आखिर जीवू कौन है एंड कुछ ही पलों में उसे याद आ जाता है कि जीवू तो वही बंदा है जिसे आज से कुछ सालों पहले उसने मिलिट्री लीग में हराया था एंड जो सेंट्रल मिलिट्री एकेडमी से बिलोंग करता था। लेकिन जीवू का नाम सुनकर भी हानशेन नहीं रुकता है। वो बस एक पल के लिए उसे पीछे मुड़कर देखता है एंड जिया से कहता है, अगर तुम जीवू के भाई हो तो ये बहुत अच्छी बात है। तुम मेरी तरफ से जीवू को हाई बोलना एंड कहना कि मैं उसे मिस कर रहा था। ये कहकर हानशेन वहाँ से जाने लगता है। इधर हानशेन को जिया को इग्नोर करता देख सभी को ऐसा लगने लगता है कि हानशेन अभी के लिए जिया से डर चुका है। हानशेन के ऐसे बिहेवियर ने जिया को गुस्सा दिला दिया था। जिया असल में हानशेन को हराना चाहता था और ये प्रूव करना चाहता था कि आज से कुछ सालों पहले जब हानशेन ने मिलिट्री लीग में जीवू को हराया था, तब जीवू बस इस वजह से हारा था क्योंकि जीवू के कोच ने कोई सही स्ट्रेटजी नहीं बनाई थी एंड उस टाइम पे हानशेन का लक कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, वरना हानशेन की इतनी औकात नहीं थी कि वो जीवू को हरा सके। अभी के लिए वो हानशेन को हराकर यही साबित करना चाहता था कि वो जीवू को हराने के लायक नहीं है। वो अपने बड़े भाई जीवू को बहुत ज़्यादा मानता था। उसकी नज़र में जीवू एक ऐसा इंसान था जो कभी किसी से हार नहीं सकता है। ऐसे में जब हानशेन ने जीवू को हराया था, तब ये बात उसे बिल्कुल भी डाइजेस्ट नहीं हुई थी एंड उसने डिसाइड किया था कि एक दिन वो हानशेन को हराकर ये साबित कर रहेगा कि हानशेन जीवू के सामने कुछ नहीं है। हानशेन को हराने के लिए ही उसने सेंट्रल मिलिट्री स्कूल छोड़कर ब्लैक हॉक मिलिट्री स्कूल ज्वाइन किया था। लेकिन पिछले 1.5 साल से हानशेन तो गायब ही था एंड आज जब वो उससे मिला था तब भी उसे इग्नोर कर रहा था। ये बात जिया को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकता था। इधर सभी को इग्नोर करते हुए हानशेन वहाँ से ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म के पास आता है एंड ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म में लॉगिन करता है। ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म वॉरियर गॉड फाइटिंग क्लब की एक ऑनलाइन कम्युनिटी थी जहाँ पर नॉन इवॉल्वर्स एंड इवॉल्वर्स फाइट कर सकते थे। यहाँ की एक एडवांटेज ये थी कि यहाँ पर फाइट करने के लिए रजिस्ट्रेशन करते वक्त एक इंसान को ये मेंशन नहीं करना पड़ता था कि वो एक इवॉल्वर है या नॉन इवॉल्वर है। हाँ, अगर वो चाहे तो कर सकता था, लेकिन ये कंपलसरी नहीं था। हानशेन इसी चीज़ का फ़ायदा उठाकर अभी के लिए एक नॉन इवॉल्वर होते हुए इवॉल्वर्स को चैलेंज करना चाहता था, क्योंकि वो इवॉल्वर्स की मार्शल आर्ट टेक्निक सीखना चाहता था। एक नॉन इवॉल्वर होने की वजह से वो कभी भी सेंट हॉल से इवॉल्वर की मार्शल आर्ट नहीं खरीद सकता था। ऐसे में उसे अभी के लिए इसी रास्ते के ज़रिए
इवॉल्वर्स की मार्शल आर्ट टेक्निक सीखनी थी एंड वो ऐसा करने वाला भी था। वो जल्दी से ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर लॉग इन करता है एंड अपने लिए एक अपोनेंट ढूंढने लगता है। कुछ ही पलों में रैंडमली वो एक अपोनेंट के साथ असाइन हो जाता है। उसका अपोनेंट एक काफ़ी पावरफुल बंदा था जिसने अपने हाथों में डबल ब्लेड्स पकड़ रखे थे। ये देखकर हानशन भी अपने वेपन्स के तौर पर डबल ब्लेड को चुनता है। ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म में वो लोग एक दूसरे से लाइव फाइट नहीं करते थे, बल्कि एक तरह की वर्चुअल फाइट होती थी। ऐसे में उन्हें चोट लगने का कोई खतरा नहीं था। इस वजह से हानशन यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर सकता था। इधर जब उसका अपोनेंट देखता है कि हानशन ने उसके जैसे डबल ब्लेड अपने हाथों में पकड़े हैं, उसने अपने वेपन के तौर पर डबल ब्लेड को चुना है, तो ये देखकर उस अपोनेंट को लगता है कि हानशन उसका मजाक उड़ा रहा है एंड अभी के लिए उसके अपोनेंट को गुस्सा आ जाता है। वो तेजी से हानशन की तरफ हमला करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। वो हानशन पर हमला करता है। उसका एक ब्लेड आगे था तो दूसरा ब्लेड पीछे था। यह भी एक तरह की टेक्निक थी, लेकिन हानशन बहुत इजीली इस हमले को डॉज कर देता है। ये देखकर उसका अपोनेंट हानशन पर दूसरा हमला करता है, लेकिन हानशन इस हमले को ब्लॉक कर देता है। वो डबल ब्लेड को बहुत अच्छी तरह से यूज़ तो नहीं कर सकता था, लेकिन उसे याद था कि उसने उस स्केलेटन बीस्ट से उसके खंजर यूज़ करने की टेक्निक सीखी थी। इस वजह से हानशन अभी के लिए काफ़ी अच्छी तरीके से इन डबल ब्लेड्स का यूज़ कर पा रहा था। उन दोनों के बीच फाइट जारी रहती है। हानशन को पता था एक म्यूटेंट इवॉल्वर जब इवॉल्व होता है तब उसकी फिटनेस 20 पॉइंट्स तक पहुंच जाती है, लेकिन हानशन अभी के लिए इवॉल्वर नहीं बना था। इसके बावजूद उसकी फिटनेस 20 तक पहुंच गई थी एंड एक काफ़ी ज़्यादा कमाल की बात थी। लेकिन उसका अपोनेंट लगभग 25 की फिटनेस वाला था। वो हानशन से ज़्यादा पावरफुल था, लेकिन अभी भी वो हानशन पर हावी नहीं हो पा रहा था। इस बात ने उस इवॉल्वर को हद से ज़्यादा गुस्सा दिला दिया था। वो हानशन को घूरते हुए कहता है, लगता है तुमने मुझे कम आंक लिया है, पर कोई बात नहीं, चलो अब रियल फाइट करते हैं। अब मैं तुम्हें अपनी रियल टेक्निक दिखाता हूँ। ये कहकर वो अपने दोनों हाथों में अपने डबल ब्लेड्स को पकड़ लेता है एंड अचानक से जोर से घूमना शुरू कर देता है। वो अभी के लिए इतनी स्पीड में घूम रहा था कि उसके चारों तरफ अभी के लिए एक टॉर्नेडो बन चुका था, जो तेजी से हानशन की तरफ बढ़ रहा था। एंड इससे पहले कि हानशन कुछ समझ पाता, वो टॉर्नेडो उसके पास पहुंच जाता है एंड अगले कुछ ही पलों में एक के बाद एक 13 ब्लेड्स आकर हानशन से टकराते हैं। हानशन उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है, पर उन्हें ब्लॉक नहीं कर पाता है। जब ये हमला खत्म होता है तब उसका अपोनेंट रुकता है एंड हंसते हुए कहता है, तुम चाहकर भी मेरे इन 13 ब्लेड्स नाम की टेक्निक को मात नहीं दे सकते हो। ये सुनकर हानशन के कान खड़े हो जाते हैं एंड वो डिसाइड कर लेता है कि वो अभी के लिए 13 ब्लेड्स नाम की टेक्निक सीख के रहेगा। इधर उसका अपोनेंट हानशन को हराने के लिए दोबारा से 13 ब्लेड्स कास्ट करता है। अभी के लिए उसके हमले तेजी से हानशन की तरफ बढ़ रहे थे। हानशन उन्हें ब्लॉक करने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार भी वो उन्हें ब्लॉक नहीं कर पाता है एंड उसकी हेल्थ और ज़्यादा कम हो जाती है। उसकी एचपी काफ़ी कम हो चुकी थी, लेकिन हानशन अभी भी हार मानने वाला नहीं था। उसका अपोनेंट एक और बार हानशन पर 13 ब्लेड से हमला करता है। उसका हमला तेजी से हानशन की तरफ बढ़ रहा था। अपोनेंट को लगा था इस बार के हमले से हानशन ज़रूर हार जाएगा, लेकिन जैसे ही उसके हमले हानशन की तरफ बढ़ते हैं, हानशन एक के बाद एक उसके 9 ब्लेड्स को ब्लॉक कर लेता है एंड लास्ट के 4 ब्लेड्स ही हानशन को लग पाते हैं। अभी के लिए उसके अपोनेंट को कुछ समझ नहीं आ रहा था। वो एक के बाद एक हानशन पर और भी कई बार 13 ब्लेड्स कास्ट करता है, लेकिन अब तो हानशन उसके लगभग सारे के सारे ब्लेड्स को ब्लॉक करना सीख गया था। हानशन की एचपी अब सिर्फ 5 बची थी। हानशन अब अपने अपोनेंट को एक बार के लिए घूरता है, जिसके बाद वो जल्दी से अपने दोनों हाथों में दोनों ब्लेड्स को पकड़ता है एंड अचानक से ज़ोरदार तरीके से घूमना शुरू कर देता है एंड अगले कुछ ही पलों में वो भी 13 ब्लेड्स का यूज़ करता है एंड अपने 30 ब्लेड्स के ज़रिए बहुत ही ईजिली अपने अपोनेंट्स को हरा देता है। हानशन ने अपने अपोनेंट को इतनी स्मूथली हराया था कि उसके अपोनेंट को अभी तक भरोसा नहीं हो रहा था कि वो हानशन से हार चुका है। वो बहुत ज़्यादा शॉक में था। वो रियलिटी एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहा था कि उसके अपोनेंट ने
उसके ही अटैक से उसे हरा दिया है, उसकी मार्शल आर्ट टेक्निक से उसे हरा दिया है। उसे याद था सिर्फ 13 ब्लेड्स को सीखने के लिए उसने अपनी 16 की एज तक फ्लाइंग स्ट्रीम की प्रैक्टिस की थी, जिसके बाद प्लस पॉइंट होने की वजह से वो 13 ब्लेड्स को सीख पाया था। लेकिन उसके अपोनेंट ने कुछ ही फाइट में 13 ब्लेड्स को सीख लिया था, इस वजह से उसे ये बात डाइजेस्ट नहीं हो रही थी। उसका फ्रेंड उससे शॉक होने का रीज़न पूछता है तो बताता है कि ग्लैडिएटर प्लेटफॉर्म पर उसकी फाइट एक ऐसे अपोनेंट से हुई जिसका आईडी नेम अ वॉरशिप सोल्जर था, एंड उस बंदे ने मुझे 13 ब्लेड टेक्निक से हरा दिया। ये बात सुनकर उसका दोस्त भी शॉक में था, क्योंकि वो जानता था कि उसका ये दोस्त 13 ब्लेड्स में कितना ज़्यादा माहिर था। इसके बावजूद वो हार गया था, मतलब सामने वाले अपोनेंट में ज़रूर कुछ ना कुछ बात तो होगी। लेकिन अभी के लिए अपने दोस्त का बदला भी लेना चाहता था, इस वजह से उसने डिसाइड किया था कि अगली बार जब भी ये वॉरशिप सोल्जर ऑनलाइन आएगा तब वो उससे अपने दोस्त का बदला ज़रूर लेगा। एंड अब इसी के साथ हमारा एपिसोड आज यहीं पर ख़त्म हो जाता है।